नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 के विज्ञान विषय के पाठ 2 के सभी अभ्यास प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पाठ का नाम है रेसों से वस्त्र तक। ठीक है, यूपी बोर्ड का या कक्षा 7 का विज्ञान विषय का है। तो पाठ का नाम है रेसों से वस्त्र तक। चलिए सबसे पहले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो सही विकल्प छांटकर हमें लिखना है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि ऊन धारण करने वाले जंतु हैं। ऊन धारण करने वाले जंतु कौन कौन से हैं? ऑप्शंस अ है ऊँट तथा याक, ऑप्शन ब है अल्पेका तथा लामा, ऑप्शन स है अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी, और द है उपरोक्त सभी। तो देखिए, ऊन धारण करने वाले जंतु ऊँट भी है, याक भी है, अल्पेका भी है, लामा भी है, अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी है। यह सभी जंतु ऊन धारण करते हैं, यानी इन सभी जंतुओं से ऊन प्राप्त किया जाता है। इसलिए इसमें से कोई एक ऑप्शन सही नहीं होगा, बल्कि जिस ऑप्शन में उपरोक्त सभी कहा गया है वही हमारा सही रहेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं, तो यह कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं या अपमार्जक होते हैं? तो भेड़ तथा रेशम कीट जो होते हैं यह दोनों शाकाहारी होते हैं। आपको पता होगा भेड़ जो होती है घास फूस घास वगैरह खाती है। ठीक है, रेशम का कीट जो होता है वह शहतूत की पत्तियां और बांस की पत्तियां खाता है, और आमतौर पर रेशम कीट को पाला कहाँ जाता है? शहतूत के पेड़ पर। ठीक है, तो यह शाकाहारी हो गए। अच्छा, शाकाहारी कहते किसे हैं? तो वे जंतु जो केवल साग सब्जी खाते हैं, यानी केवल वनस्पतियों से प्राप्त और जीवों के उत्पाद, यानी खुद जीवों को नहीं बल्कि जीवों के उत्पाद को ग्रहण करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। ठीक है, मांसाहारी किसे कहते हैं? जो मांस मछली का सेवन करते हैं उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी। सर्वाहारी का मतलब होता है जो साग सब्जी भी खाएं और मांस भी खाएं, तो उसे क्या कहते हैं? सर्वाहारी। और रही बात अपमार्जक की, तो अपमार्जक किसे कहते हैं? तो प्रकृति के मृत सड़े गले पदार्थों को और जीवों को जो खा करके नष्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? अपमार्जक। और प्रकृति का अपमार्जक गिद्ध को कहा जाता है। तो समझ में आ गया सभी ऑप्शंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग प्रश्न है, भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल, गर्त यानी जो उसमें गर्द रहता है, निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला है अभिमार्जन, दूसरा है संसाधन, तीसरा है रीलिंग, या चौथा है कटाई तथा छटाई। तो इसका सही उत्तर है अभिमार्जन। ठीक है, भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त यानी जो गर्दे होते हैं उनको निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाती है। तो इसका अ आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर घ पे आते हैं। प्रश्न घ है, रेशम है मानव निर्मित रेशा है, पादप रेशा है, जंतु रेशा है, या सभी प्रकार का रेशा है? तो देखिए, रेशम मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं होता है, तो यह तो गलत हो गया। पौधे से प्राप्त किया जाता है, ऐसा भी सही नहीं है, तो यह भी गलत हो गया। क्या जंतु रेशा है? तो बिल्कुल है, क्योंकि रेशम जो होता है वह रेशम की कीट से पाया जाता है। ठीक है, और रेशम का कीट एक जंतु है, तो जो रेशम है यह हमारा कैसा रेशा है? जंतु रेशा। और इसी को हम जांतव रेशे भी कहते हैं, जांतव रेशे या जंतु रेशे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जंतु रेशे। अगला है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, और इसमें पहला है क कि उन सामान्यतः पालतू भेड़ों के त्वचीय खाली स्थान से प्राप्त किए जाते हैं। तो उन सामान्यतः कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? पालतू भेड़ों के त्वचीय बालों से प्राप्त किए जाते हैं। तो पहले में क्या भरा जाएगा? बालों। ठीक है, ख है, उनके रेशों के बीच वायु रुककर उष्मा की खाली स्थान का कार्य करती है। तो किसका कार्य करती है? कुचालक का कार्य करती है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? कुचालक। कुचालक यानी इसमें से उष्मा इस पार से उस पार नहीं जा पाती, तो जो गर्मी रहती है वह कपड़ों के अंदर बनी रहती है। ठीक है,
अगले प्रश्न पे आते हैं। ग है कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान खाली स्थान कहलाता है। तो रेशम कीट विज्ञान को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। तो भरा जाएगा आपका सेरीकल्चर। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान सेरीकल्चर कहलाता है। घ है प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थ से लिपटी संरचना खाली स्थान कहलाती है। तो क्या कहलाती है चारों ओर की लिपटी संरचना? तो उसको बोलते हैं कोया या कोकून। क्या कहते हैं? कोया या कोकून। तो ये आपका भरा जाएगा। अंग है कि रेशम उद्योग के कारीगर, यानी जो रेशम का कार्य होता है जहाँ पर उसके जो कारीगर रहते हैं वह आमतौर पर किस जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं? ठीक है, किस जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं? तो वे संक्रमित हो जाते हैं एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से। किस जीवाणु से? एंथ्रेक्स। ठीक है, तो यह हो गया एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं, तो एंथ्रेक्स भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। प्रश्न है कि सही कथन के आगे सही व गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, और पहला प्रश्न है इसमें कि कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना उल की सालें बनाई जाती हैं। तो देखिए, यह पश्मीना एक ऊन का वैरायटी है और यह बहुत ही अच्छी प्रकार का ऊन माना जाता है। तो जो पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं या कश्मीरी बकरी के बालों से ही बनाई जाती हैं। तो यह हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही। ख है ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के बालों को जाड़े के मौसम में काटा जाता है। तो क्या यह सही है? तो यह बिल्कुल गलत है। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के बालों को जाड़े के मौसम में नहीं काटा जाता, बल्कि गर्मी के मौसम में काटा जाता है। अगर आप जाड़े के मौसम में काटोगे तो बकरी बेचारी को ठंड लग जाएगी और बकरी बेचारी भगवान को प्यारी हो जाएगी। ठीक है, तो किस मौसम में उसके बालों को काटा जाता है? जाड़े के मौसम में नहीं, बल्कि गर्मी के मौसम में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। तो क्या यह सही है? यह बिल्कुल सही है। ठीक है, कि अगर अच्छी नस्ल की भेड़ों को हमें जन्म देना है तो उसके लिए जो मुलायम बालों वाली विशेष प्रकार की भेड़ें होती हैं उनका चयन किया जाता है। ठीक है, और इस चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। ठीक है, तो यह हमारा सही है। घ है सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को उबलते पानी में डाला जाता है। तो यह बिल्कुल सही है। सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को उबलते पानी में डाल दिया जाता है। तो यह सही है। अगला है रेशम कीट के अंडे से प्यूपा निकलते हैं। तो क्या यह सही है? तो यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, रेशम कीट के अंडे से प्यूपा नहीं निकलते हैं। ठीक, तो यह गलत है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, और प्रश्न है कि स्तंभ क में दिए गए वाक्यों को स्तंभ ख के वाक्यों से मिलान कीजिए। पहला है अभिमार्जन। तो अभिमार्जन का मिलान किससे होगा? काटी गई ऊन की सफाई से। जब पीछे भी हमारे आया था कि अभिमार्जन किसे कहते हैं, तो जो ऊन होती है उसमें जो धूल गंदगी गर्द वगैरह रहती है उसको साफ करने की प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाती है। तो अभिमार्जन का मिलान हो जाएगा काटी गई ऊन की सफाई से। अगला है कोकून। तो यह रेशम के रेशे उत्पन्न करता है। ठीक है, कोकून क्या करता है? रेशम के रेशे उत्पन्न करता है। एक और है ग कि याक जो है तो यह ऊन देने वाला जंतु। हमने पहले ही प्रश्न में पढ़ा था, याक, लामा, भेड़ यह सभी कैसे जंतु हैं? ऊन देने वाले जंतु। तो याक का मिलान किससे हो जाएगा? ऊन देने वाले जंतु से। तो अभिमार्जन का मिलान काटी गई ऊन की सफाई से, कोकून का रेशम के रेशे उत्पन्न करता है, याक का ऊन देने वाला जंतु। आगे आते हैं। अगला है घ सहतूत की पत्तियां, इनका मिलान किससे होगा? रेशम कीट का भोजन, क्योंकि आमतौर पर रेशम कीट का भोजन क्या होता है? सहतूत की पत्तियां। ठीक। अंग है रीलिंग। तो रेशम के रेशे का संसाधन ही क्या कहलाता है? रीलिंग कहलाता है। तो रीलिंग का मिलान हो जाएगा रेशम के रेशे का संसाधन। ठीक, चलिए प्रश्न उत्तर में आते हैं। प्रश्न नंबर 5 से हमारे अभ्यास प्रश्नोत्तर शुरू होते हैं। पहला प्रश्न है कि ऊन किसे कहते हैं?
और उन जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। तो दो प्रश्न है इसमें हमारा। पहला कि ऊन किसे कहते हैं, तो चलिए देखते हैं। सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। अब इसमें अगला प्रश्न था कि उन जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। तो ऊन हमें प्राप्त होता है भेड़, बकरी, ऊंट तथा याक आदि जंतुओं के शरीर से ऊन प्राप्त किया जाता है। तो यह हमारा प्रश्न उत्तर हो गया प्रश्न नंबर 5 का क। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न ख है कि ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के नाम लिखिए। ठीक है, तो उत्तर है ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों की कुछ भारतीय नस्ल जम्मू कश्मीर की बाखरवाल, गुजरात की मारवाड़ी, पाटनवाड़ की, उत्तर प्रदेश की रामपुर बुसायर है। ठीक है, तो यह कुछ विशेष प्रकार की नस्लें हैं, ठीक है, जिनसे हमें ऊन प्राप्त करते हैं। तो ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के नाम हो गया। भारतीय नस्ल में जम्मू कश्मीर की बाखरवाल, गुजरात की मारवाड़ी, पाटनवाड़ तथा उत्तर प्रदेश की रामपुर बुसायर। तो जम्मू कश्मीर की प्रजाति बाखरवाल, गुजरात की दो प्रजातियां हैं मारवाड़ी व पाटनवाड़ तथा उत्तर प्रदेश की रामपुर बुसायर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न ग है, यह अभी हमारा पीछे भी आया था। वर्णात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो भेड़ की जिन नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं उनका अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में चयन करने की प्रक्रिया को वर्णनात्मक प्रजनन कहते हैं। तो वर्णनात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं, तो भेड़ की जिन नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं उनका अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में चयन करने की प्रक्रिया को वर्णनात्मक प्रजनन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न घ है, जाड़ों में ऊनी वस्त्र पहनना क्यों आरामदायक होता है। ठीक है, कि जाड़ों में हमें ऊनी वस्त्र क्यों पहनना चाहिए। तो चलिए उत्तर देखते हैं इसका। ऊनी रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है जो उष्मा की कुचालक की भांति कार्य करने लगती है। इस प्रकार सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने पर शरीर का ताप स्थिर रहता है और हमें ठंड नहीं लगती है, जिसके कारण जाड़ों में ऊनी वस्त्र पहनना आरामदायक होता है। ठीक है, तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आरामदायक होता है। तो इसका उत्तर हो गया कि ऊनी रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है जो उष्मा की कुचालक की भांति कार्य करने लगती है। इस प्रकार सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने पर शरीर का ताप स्थिर रहता है और ठंड नहीं लगती है, जिसके कारण जाड़ों में ऊनी वस्त्र पहनना आरामदायक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न अंग, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को उबलते पानी में डालना क्यों आवश्यक है, कारण दीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को उबलते पानी में डालना क्यों आवश्यक है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में 95 डिग्री सेल्सियस से 97 डिग्री सेल्सियस तक लगभग 10 से 15 मिनट तक उबलते पानी में डाल दिया जाता है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे हुए चिपचिपा पदार्थ पानी में घुल जाता है तथा रेशम के रेशे को पृथक कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए फिर से देख लेते हैं सही से इसको।
कि रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में 95 डिग्री सेल्सियस से 97 डिग्री सेल्सियस तक लगभग 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच का चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है तथा रेशम की रेशें पृथक यानी अलग हो जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशम के रेशों के नाम लिखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से रेशम हमें प्राप्त होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशे हैं जैसे टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम और एरी रेशम। यह रेशम के कुछ रेशों के नाम हैं। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न नंबर 7, ऊन तथा रेशम की दो दो उपयोग लिखिए कि ऊन का क्या उपयोग होता है और रेशम का। तो ऊन से हमें ऊनी वस्त्र तथा कंबल बनाए जाते हैं। दो उपयोग हो गया उनका कि ऊन से ऊनी वस्त्र तथा कंबल बनाए जाते हैं, जबकि रेशम से रेशमी वस्त्र एवं पैरासूट बनाए जाते हैं। ठीक है, दो दो उत्तर हो गया दोनों का उपयोग। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरणों को क्रमानुसार वर्णित कीजिए। तो देखिए यह प्रश्न काफ़ी लंबा होगा। ठीक है, क्योंकि क्रमानुसार आपको वर्णन करना है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। कई चरणों में इसका उत्तर देना है हमें। तो उत्तर हो जाएगा, भेड़ों के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला चरण है बालों की कटाई। ऊन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बालों की कटाई करना होगा भेड़ों की। ठीक है, तो देखिए चरण 1 में हम क्या करेंगे, बालों की कटाई। तो भेड़ों के बालों की मशीनों द्वारा कटाई करना, जो कि सामान्य रूप से गर्मी के मौसम में होता है। ठीक है, चरण 1 हो गया। अब बाल तो हमने काट लिए, अब दूसरे चरण में क्या करना है, उसमें जितनी भी धूल गंदगी गर्द चिकनाई है उसको बाहर निकालना है। तो दूसरा चरण कहलाता है अभिमार्जन। क्या कहलाता है, अभिमार्जन। तो कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है, अभिमार्जन कहलाती है। तो बालों को हमने काट लिया, उसमें की जो गंदगी है, चिकनाई है, धूल है, गर्द है, उसको निकाल लिया। तो अब इसके बाद अगला चरण आता है चरण 3, और इसमें प्रक्रिया शुरू की जाती है छटाई की। ठीक है, तो अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई होती है, जिसमें अच्छे रोएदार रेशों को उनकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। ठीक है, जब हम अलग अलग कर लेंगे रेशों को, तो अब नंबर आता है उनकी कताई करने का। तो चरण 4 आपका हो जाता है कताई। तो अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखाने के बाद छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों की ऊन के धागे के रूप में कताई की जाती है। तो यह हमारा हो गया चरण 4। इसके बाद है अगला चरण, चरण 5, रंगाई का। ठीक है, तो भेड़ और बकरियों से प्राप्त रेशे जो होते हैं वो प्रायः काले, भूरे अथवा सफ़ेद रंग के होते हैं। तो इनमें विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। ठीक है, तो चरण 5 क्या हो गया, रंगाई का। तो विभिन्न रंगों में रंग देते हैं। इसके बाद चरण 6 जो कि आखिरी चरण है हमारा, कि ऊनी धागा बनाना। तो रंगाई के बाद इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर लपेटकर उनसे ऊनी धागा बनाया जाता है। ठीक है, तो यह पूरे इतने चरण इसमें थे। पहले चरण में हम लोग क्या करेंगे, तो पहले चरण में बालों की कटाई की जाती है, जो सामान्यतः गर्मी के मौसम में होता है। दूसरा चरण होता है अभिमार्जन का, उसमें जो गंदगी, चिकनाई, धूल, गर्द है उसको निकालने का। इसके बाद तीसरा चरण होता है छटाई का, उसमें से जो अच्छे रोएदार रेशे लंबाई, चिकनाई और हल्केपन के आधार पर अलग कर लिए जाते हैं। चौथा चरण होता है उसकी कताई का। कताई के बाद उसको हम रंगते हैं प्रायः अलग अलग रंगों से, जो रंगाई हो जाता है, और उसके बाद ऊनी धागे बना लिए जाते हैं। तो यह पूरा चरण था। प्रश्न नंबर 9 है आपका,
रेशम कीट के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, कि रेशम कीट का जीवन चक्र कैसा होता है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर में आपका हेडिंग रहेगा रेशम कीट का जीवन चक्र। तो शुरू होता है, मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं। तो मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर या इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ठीक है, रेशम कीट, मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर या इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं, जो आकार में वृद्धि करके जब अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है, तो यह प्यूपा या कोशित कहलाता है। चलिए इसे फिर से देख लेते हैं। तो प्रश्न था रेशम कीट के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो उत्तर में आपका हेडिंग हो जाएगा रेशम कीट का जीवन चक्र। ठीक है, तो मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं, जो आकार में वृद्धि करके जब अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है, तो यह प्यूपा या कोशित कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है जो इसे स्थिर रखने का कार्य करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के संरचना में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बनाए पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। ठीक है, चित्र के लिए आपको किताब में पेज नंबर 12 पर चित्र संख्या 2.3 का ब वाला चित्र बनाना है। ठीक है, तो यह इस प्रश्न का उत्तर था। बाद में इसको आप चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और किसी भी विषय के किसी भी टॉपिक्स पर कोई भी प्रश्न उत्तर में अगर समस्या हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अपनी कक्षाओं के और विषयों के प्रश्न उत्तर के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अभी इसका जो चित्र था वो हम अभी आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों यह देखिए, यही चित्र आपको बनाना था। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यह एक नर कीट का फोटो है और यह चित्र है आपका एक मादा रेशम कीट का। यह दोनों आपके वयस्क रेशम कीट हैं। ठीक है, इनको हम सहतूत की पत्तियों पर पालते हैं। तो यह जो सहतूत की पत्तियाँ होती हैं, इन पत्तियों पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे हमने तो इसको कलर कर दिया, फिर से देख लीजिए, यहाँ पर यह अंडे देती हैं। ठीक है, तो इस हिस्से में यह क्या करती हैं, अंडे देती हैं सहतूत की पत्ती पर। ठीक, और यह एक रेशम का कीट है आपका। तो इसके बाद धीरे धीरे यह बड़ा होता है, संरचना बनाता है और इस तरह से यह कोकून बन जाता है, और कोकून में इस तरह से एक विकासशील कीट रहता है। तो यह पूरा रेशम कीट का जीवन चक्र है। आप लोग इसे अपनी फेयर कॉपी पर अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।